गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा मोटिवेशनल कोड क्या है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। अर्थात कि जब हम किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं तो हमें रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन मंजिल ज़रूर मिलती है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि हमें थक कर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जब हमें अपनी मंजिल पे पहुंचना है तो हमें लगातार प्रयास करना होगा, संघर्ष लगातार जारी रखना होगा, तभी जाके हमें अपनी मंजिल प्राप्त होगी। ठीक है, इसी मोटिवेशनल कोड के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। पाचन क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि बड़े बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। ठीक है, कल मैंने आपको क्या क्या बता दिया था कि क्या किस तरह से पाचन होता है और किस तरह से ये सेल्स हमारी सेल में जाता है, किस तरह से हमें ऊर्जा मिलती है। इसमें हमने शुरुआत कहाँ से की थी? आहार नाल में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? मुख गुहा, माउथ कैविटी, ओरल या इसे ओरल कैविटी भी बोलते हैं। इसमें कौन सी दो चीज़ें होती है? टीथ और टंग, जिसमें मैंने आपको दोनों पढ़ा दिया, दांतों के बारे में भी, जीभ के बारे में भी। आज हमारा इसमें फिर मैंने लार ग्रंथियाँ बताया था आपको कि लार ग्रंथियाँ कौन सी कितनी होती है। तो हमारे मुंह में जो लार ग्रंथियाँ होती है वो 3 जोड़ी होती है। जब मैंने बताया था कि 2 पीछे की तरफ, जो पीछे की तरफ यानी कान की सीध में होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं कर्णमूल या पैरोटिड ग्रंथियाँ। ठीक है, सेकंड 3 जोड़ी होती है ना, एक इधर एक इधर, एक जोड़ी हो गई। दूसरी जोड़ी क्या हो गई? सब मैंडिबुलर ग्रंथियाँ। मैंडिबल किसे बोलते हैं? निचले वाले जबड़े को बोलते हैं। तो जो निचले वाले जबड़े में स्थित होगी वो कौन सी होगी ग्रंथियाँ? उसे बोलेंगे सब मैंडिबुलर ग्रंथियाँ। अब तीसरी है सबलिंगुअल ग्रंथियाँ। ये कहाँ पे होती है? ये जीभ के नीचे मुख के तल में स्थित होती है, जो सामने की तरफ होती है। उसे क्या बोलते हैं? एक जोड़ी ये हो गई मुख के नीचे, एक जोड़ी हो गई सब मैंडिबुलर, एक जोड़ी हो गई पैरोटिड या इसे कर्णमूल भी बोलते हैं, क्योंकि ये कान की सीध में होती है। तो इसलिए 3 जोड़ी ग्रंथियाँ कौन सी हो गई? पैरोटिड ग्रंथियाँ, सब मैंडिबुलर ग्रंथियाँ और सबलिंगुअल ग्रंथियाँ। और मैंने क्या बताया था लार के बारे में कि इसमें 95% पानी होता है, वाटर होता है, और 5% एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? 2 एंजाइम्स होते हैं, टाइलिन अमाइलेज और लाइसोसोम। टाइलिन अमाइलेज का कार्य क्या होता है? टाइलिन अमाइलेज का कार्य मैंने बताया था कि ये 70% कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने में सहायक होता है। और लाइसोसोम का कार्य क्या होता है कि जो हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल होते हैं, खराब पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, ये उन्हें नष्ट करने का कार्य करता है, उनका भक्षण करने का कार्य करता है। तो लाइसोसोम क्या होता है? एक एंटीबैक्टीरियल, ये एंटीबैक्टीरियल होता है। और इसका कार्य क्या होता है? शरीर में वेस्ट मटेरियल को नष्ट करने का, भक्षण करने का कार्य लाइसोसोम का होता है। तो इतना हमने कल तक पढ़ लिया था। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है? ये हमने मुख गुहा के बारे में, जो मुख गुहा में टीथ और टंग होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? ग्रास नली पढ़ेंगे, ओसोफेगस बोलते हैं इसे, और भोजन वाली नली का भी बोलते हैं। क्या होती है ओसोफेगस या भोजन वाली नलिका? ये इस तरह की एक नली होती है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है भोजन को पेट में पहुंचाना। जैसे यहाँ पे खाना आके रुक गया, ये यहाँ से इसे यहाँ तक लेके जाएगी, यहाँ तक लेके जाएगी, फिर इस तरह से पेट में लेके जाएगी। ठीक है, तो सबसे मेन क्वेश्चन होता है कि क्या ग्रास नली या क्या बोलते हैं ओसोफेगस, क्या ये भोजन को पचाने में सहायक होती है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये भोजन को पचाने में सहायता करती है? तो हम नहीं लिखेंगे नहीं, क्योंकि इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है सिर्फ मुख गुहा से जो भोजन यहाँ पे नली में आता है, उस नली को पेट में पहुँचाने का जो कार्य होता है वो ग्रास नली का होता है। इसे आहार नली का भी बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं और ओसोफेगस भी बोलते हैं। तो इसका पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि इसका जो कार्य होता है वो होता है भोजन को पेट में ले जाने का। ठीक है,
ये पाचन का कार्य नहीं करती। ये ग्रास नली क्या करती है? ये भोजन को पचाने में सहायक नहीं होती, पाचन में सहायक नहीं होती। ठीक है, पाचन में सहायक नहीं होती। इसका कार्य क्या होता है? भोजन को पेट में ले जाने का कार्य होता है ग्रास नली का। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? अब क्वेश्चन आता है कि इसकी लंबाई कितनी होती है। जो आहार नलिका होती है, फूड पाइप होता है, उसकी लंबाई कितनी होती है? तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर होती है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये पेशीय अंग है, क्या ये मस्कुलर ऑर्गन है, या इसमें हड्डी पाई जाती है? ये भी क्वेश्चन आता है। जैसे कल जीभ के बारे में मैंने बताया था कि जीभ भी मस्कुलर ऑर्गन होती है, उसमें हड्डी नहीं पाई जाती, लेकिन उसे सपोर्ट करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है? उसे बोलते हैं हायोइड बोन या थोरेसिक बोन, जिससे हमारी जीभ को सपोर्ट मिलता है। तो इसीलिए ग्रास नली में क्या होता है कि ये भी मस्कुलर ऑर्गन होती है, इसमें भी हड्डी नहीं होती। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि ग्रास नली या आहार नलिका क्या होती है? मस्कुलर ऑर्गन होती है, एक पेशीय अंग है। ठीक है, पेशीय अंग है। ठीक है, अब सबसे पहले हो गया कि ग्रास नली पाचन में सहायता नहीं करती। इसका कार्य क्या होता है? भोजन को पेट में ले जाने का कार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट भी लिख लेंगे, इसका मुख्य कार्य आहार नलिका भी बोलते हैं इसे, या भोजन वाली नलिका भी बोलते हैं, या फूड पाइप भी बोलते हैं। आहार नलिका का मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य भोजन को स्टोमक तक ले जाना, पेट तक ले जाना होता है। मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन को पेट तक। इसे क्या बोलते हैं? स्टोमक या अमाशय भी बोलते हैं। ठीक है, अमाशय या उदर भी बोलते हैं, तक ले जाना होता है। ठीक है, तो अब पता चला कि जो ग्रास नली होती है, ओसोफेगस होती है, उसका कार्य क्या होता है? उसका कार्य खाली भोजन को अमाशय तक ले जाना यानी पेट तक ले जाने का कार्य होता है। और ये खाने को पचाने में, इसे नोट डाउन कर लीजिए मेरे साथ साथ, ये खाने को पचाने में सहायक नहीं होती। और क्या होता है कि ये एक मस्कुलर ऑर्गन है और इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और क्या लिखेंगे कि जब जो खाना ग्रास नली के थ्रू पेट में जाता है उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टालसिस प्रोसेस। ठीक है, जो खाना ग्रास नली से पेट तक जाता है उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ग्रास नली से पेट तक जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं पेरिस्टालसिस। उसे बोलते हैं पेरिस्टालसिस। और ये क्या करती है? ये हमारे खाने को पचाने में सहायता नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे कि ग्रास नली से भोजन तक जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्रास नली के थ्रू जो भोजन पेट में जाता है, थ्रू पेट में जाने वाले भोजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पेट में जाने वाले भोजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रोसेस क्या कहलाता है? जाने वाले
भोजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पेरिस्टालसिस कहलाती है। भोजन की प्रक्रिया पेरिस्टालसिस, ठीक है, कहलाती है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि ग्रास नली के थ्रू जब पेट में भोजन जाता है तो उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं पेरिस्टालसिस, ठीक है। हिंदी में भी इसे पेरिस्टालसिस ही बोलेंगे, पेरिस्टालसिस, ठीक है। अब ग्रास नली के बारे में क्या होता है। ग्रास नली का मुख्य कार्य भोजन को पेट में ले जाने का मुख्य कार्य होता है। ये पाचन में सहायक नहीं होती, और जो पेट में ले जाने वाले जब ये भोजन को पेट में लेके जाती है तो उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस कहते हैं। अब ग्रास नली के बारे में इतना ही है, इतना, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, यहीं तक पूछे जाते हैं। और इसका मेन कार्य भी हमें पता चल गया, क्योंकि ये भोजन को पचाने में तो सहायक नहीं होती, और इसका बस खाली इसका कार्य कितना होता है कि ये भोजन को पेट में, स्टोमक में, आमाशय में ले जाने का कार्य करती है, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट, आमाशय या पेट या उदर भी बोलते हैं इसे, ठीक है। इसे मैं रफ कर देती हूँ, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से लिखेंगे। तो आमाशय को क्या बोलते हैं, पेट भी बोलते हैं और उदर भी बोलते हैं, ठीक है। तो आमाशय का कार्य क्या होता है, जब हमारे शरीर में भोजन चला जाता है तो वो कितने घंटे तक इसी अवस्था में रहता है, मतलब पचता नहीं है। तो सबसे पहले हमें यही नोट डाउन करना है कि भोजन पेट में जाने के बाद 2 घंटे तक ऐसे ही पड़ा रहता है, उसका पाचन नहीं होता, ठीक है। पाचन 2 घंटे के बाद होना शुरू होता है, और कितने घंटे लगते हैं भोजन को पचने में, 3 से 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। भोजन को पचाने में कितना समय लगता है, 3 से 4 घंटे का समय लगता है। लिखेंगे स्टोमक, 1 सेकंड रुकेंगे, इसे अच्छे से साफ कर लेते हैं एक बार। तो अब क्या पढ़ेंगे इसके बाद, ग्रास नली के बाद पढ़ेंगे हम स्टोमक यानी आमाशय, ठीक है। स्टोमक, इसे क्या बोलते हैं, आमाशय। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि जब भोजन ग्रास नली के थ्रू पेट में जाता है तो वो 2 घंटे तक तो ऐसे ही पड़ा रहता है, जिस अवस्था में जाता है उसी अवस्था में पड़ा रहता है। उसका पाचन कितने 2 घंटे के बाद होना शुरू होता है, और उस भोजन को पचने में कितना टाइम लगता है, 3 से 4 घंटे में जाके भोजन पचता है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि स्टोमक में जाने के बाद, स्टोमक में भोजन को पचने में कितना समय लगता है, 3 से 4 घंटे। पचने में जो समय लगता है वो कितना लगता है, 3 से 4 घंटे का समय लगता है, ठीक है, समय लगता है। एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि ये मुझे साथ के साथ ही रफ करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, जब भोजन पेट में पचना शुरू होगा तो पचाने का कार्य कौन करते हैं, जो हमारे पेट में भोजन पचाने का कार्य होता है वो किसका होता है, वो होता है जठर ग्रंथि का। ये वाली देखिए, जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये क्या करती है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जब भोजन को पचाने का कार्य करती है तो सबसे पहले ये एक एसिड बनाती है। उस एसिड को क्या बोलते हैं, HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, जब जठर ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्लैंड भोजन को पचाने का कार्य करती है तो वो सबसे पहले एक एसिड का निर्माण करती है, एक एसिड बनाती है, और उसे बोलते हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे कि जठर ग्रंथि यानी कि गैस्ट्रिक जो ग्लैंड होती है वो क्या करती है, सबसे पहले
एक भोजन को पचाने, जब भोजन को पचाने का कार्य करती है तो सबसे पहले क्या करती है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करती है। ये क्या होता है, एक प्रकार का एसिड होता है, एसिड बनाती है, ठीक है। और इसके बाद क्या करती है, सबसे पहले जठर ग्रंथि जो निर्माण करती है वो किसका करती है, HCl का करती है। उसके बाद क्या करती है, 2 एंजाइम्स बनाती है। जब भोजन को पचाने का कार्य शुरू कर देती है जठर ग्रंथि, 2 घंटे के बाद, 2 घंटे तक तो शरीर में खाना ऐसे ही पड़ा रहता है, लेकिन 2 घंटे के बाद जब जठर ग्रंथि खाने को पचाने का कार्य शुरू कर देती है तो सबसे पहले बनाती है वो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद बनाती है एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम्स बनाती है, उसके बाद 2 एंजाइम्स बनाती है, पेप्सिन आपने नाम भी सुना होगा, और दूसरा है रेनिन, ठीक है, रेनिन, दूसरे को क्या बोलते हैं, रेनिन। 2 एंजाइम्स बनाती है, पेप्सिन और रेनिन। अब ये HCl है जो इसका कार्य क्या होता है, ये जो HCl है ये इसका सबसे मुख्य कार्य होता है कि ये जो पेप्सिन और रेनिन ये दोनों होते हैं एंजाइम, और वो क्या होता है, वो होता है एसिड, ये होता है एसिड। सबसे पहले क्या बनाएगी जठर ग्रंथि, सबसे पहले एसिड बनाएगी, उसके बाद बनाएगी पेप्सिन और रेनिन नामक 2 एंजाइम, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ये HCl है जो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, HCl का मुख्य कार्य होता है पेप्सिन और रेनिन को एक्टिव करना। ये जब शरीर में ये जो होते हैं पेप्सिन और रेनिन, ये जब इनएक्टिव अवस्था में होते हैं तो इन्हें क्या बोला जाता है, इनएक्टिव अवस्था में इन्हें बोला जाएगा पेप्सिनोजन। जब ये इनएक्टिव अवस्था में होते हैं तो इन्हें पेप्सिनोजन बोला जाता है, ठीक है। और जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन्हें क्या करता है, एक्टिव करता है, तो उसके बाद ये क्या कहलाते हैं, पेप्सिन कहलाते हैं। और जब रेनिन इनएक्टिव अवस्था में होते हैं, जब तक वो सक्रिय नहीं होते तब तक उन्हें, उस अवस्था में उन्हें क्या बोला जाता है, तो इन्हें बोला जाता है प्रोरेनिन। रेनिन को इंग्लिश में भी ऐसे ही बोलेंगे और हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब जब ये इनएक्टिव अवस्था में था तो क्या था, तो उस अवस्था में था ये प्रोरेनिन, और जब HCl इसे एक्टिव कर देता है तो उसके बाद ये बन जाता है रेनिन और पेप्सिनोजन बन जाता है पेप्सिन। तो HCl का मुख्य कार्य क्या होता है, पेप्सिन और रेनिन को एक्टिव करने का, सक्रिय करने का। और आपने देखा होगा कि जैसे हम कभी शादी ब्याह में जाते हैं तो वहाँ पे मतलब कभी ज़्यादा खा लेते हैं। ज़्यादा खाने से क्या होता है कि हमारे पेट में जलन होनी शुरू हो जाती है। जो HCl होता है, HCl का pH मान कितना होता है, मैंने आपको बताया था pH मान अगर 7 से नीचे हो तो वो एसिटिक बोला जाता है, और अगर 7 से ऊपर होता है तो वो बेसिक बोला जाता है, क्षारीय बोला जाता है। तो इसका जो HCl का pH मान होता है वो 1.5 से 1.8 के बीच में होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा एसिटिक होता है, ठीक है। तो जब वो खाना हमारे पेट में जब ज़्यादा हो जाता है, जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, खाना ज़्यादा खा लेते हैं, तो क्या होता है कि पेट में जो ये HCl का जो pH होता है, pH मान होता है, वो इससे भी कम हो जाता है। जब ये ओवर ईटिंग हो जाती है, खाना ज़्यादा खा लेते हैं, तला भुना या मसालेदार खाना ज़्यादा खा लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि जो HCl का pH मान होता है वो 1.8 से भी कम हो जाता है, और उस अवस्था में क्या होता है कि पेट में जलन होनी शुरू हो जाती है, और उसी जलन को क्या बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं, है ना। ज़्यादातर लोगों को
सुना होगा आपको कहते हुए कि पेट में गैस बनी हुई है, जलन हो रखी है, एसिडिटी हो रखी है। तो वो एसिडिटी क्यों होती है? जब हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या बहुत मसालेदार खा लेते हैं या फिर तला भुना खा लेते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे जो शरीर में HCl का pH मान होता है 1.5 से 1.8 के बीच में, वो और भी कम हो जाता है और उससे पेट में जलन होनी शुरू हो जाती है और उसी जलन को हम एसिडिटी कहते हैं। ठीक है, अब ये मैंने बता दिया HCl, पेप्सिन और रेनिन के बारे में। ठीक है, अब ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? HCl का मुख्य कार्य मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे नोट डाउन करके लिख लेते हैं कि HCl का मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य होता है पेप्सिन और रेनिन को एक्टिव करना, पेप्सिन और रेनिन को एक्टिव करना यानी सक्रिय करना। ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं तब क्या कहलाते हैं? पेप्सिन पेप्सिनोजन कहलाता है और रेनिन रेनिन कहलाता है। जब HCl इन्हें एक्टिवेट कर देता है तो ये क्या कहलाते हैं? पेप्सिन और रेनिन कहलाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जो जठर जूस सुना होगा, रस सुना होगा आपने, कि वो कैसे बनता है? तो जब ये इन तीनों मिल जाते हैं यानी HCl, पेप्सिन और रेनिन, इन तीनों का मिश्रण क्या कहलाता है? गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस कहलाता है, जो भोजन को पचाने में, भोजन को पचकर जो प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस। तो इन तीनों का मिश्रण क्या कहलाता है? पेप्सिन और रेनिन और HCl, इन तीनों का मिश्रण क्या कहलाता है? और रेनिन, HCl, ठीक है, इन तीनों का मिश्रण कहलाता है गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस। मिश्रण क्या कहलाता है? जठर रस या गैस्ट्रिक जूस कहलाता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस कहलाता है। ठीक है, अब पता चला कि HCl, पेप्सिन और रेनिन क्या होते हैं? पेप्सिन और रेनिन एंजाइम्स होते हैं जो जठर ग्रंथि जब भोजन को पचाने का कार्य शुरू कर देती है तब दो एंजाइम्स बनाती है और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनाती है, जिसे जब HCl का मुख्य कार्य क्या होता है? पेप्सिन और रेनिन को एक्टिव करने का होता है। जब इनएक्टिव अवस्था में होते हैं तो पेप्सिन होता है और रेनिन क्या होता है? प्रोरेनिन होता है। ये तीनों मिलके क्या करते हैं? गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं और या जठर रस बनाते हैं। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए एक बार। तो आपको ये पता चला कि एसिडिटी कैसे बनती है, क्यों बनती है। तो एसिडिटी जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं उसके बाद जो हमारे HCl का, इसे नोट डाउन करते रहिए इसलिए मैं साइड हो रखी, HCl का जो pH मान होता है वो 1.5 से 1.8 के बीच होता है, लेकिन ज़्यादा खा लेने से, तला भुना खा लेने से pH मान और भी कम हो जाता है, जिससे हमारे पेट में जलन होनी शुरू हो जाती है और क्या होता है? उसी जलन को हम एसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, हो गया। तो जब जलन होती है, नॉर्मली सी बात है कि आप सब लोग क्या लेते हैं? इनो लेते हैं, है ना। इनो सभी भागते हैं कि पेट में जलन हो गई, इनो लेने जाओ। तो इनो क्यों लेते हैं? क्योंकि इनो में एक क्षार होता है, बेस होता है। कौन सा बेस होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो इनो होती है, इनो में क्या होता है? एक क्षार होता है, बेस होता है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये क्या करता है? क्षारीय होता है, तो ये जो एसिडिटी होती है उसे कम करने का प्रयास करता है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कभी इनो नहीं मिलती,
पेट में बहुत ज़्यादा जलन हो जाती है और आपको इनो अवेलेबल नहीं हो पाती, तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा या बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं, उसे भी ले सकते हैं। उसका भी नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, अगर नोट करके लिख लेंगे कि अगर इनो आपके पास नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनी हुई है तो आप क्या ले सकते हैं, बेकिंग सोडा या क्या बोलते हैं इसे, खाने वाला सोडा बोलते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो आप इसे भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो बेस होता है, इसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, नोट डाउन करते रहिए इसे, कार्बोनेट। ठीक है, अब आपको पता चला कि जब गैस बनती है तो हम इनो क्यों लेते हैं, क्योंकि उसमें उसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, क्षारीय होता है और उसमें क्या पाया जाता है, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, क्षार पाया जाता है, बेस पाया जाता है जो एसिड को कम करने में मदद करता है। अगर हमारे पास इनो अवेलेबल नहीं हो पाती तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका भी नेचर बेसिक होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं पूरा रिवीजन करा देती हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने पहली क्लास में क्या पढ़ा था, मुख गुहा के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले भोजन कहाँ पे जाता है, मुख गुहा में जाता है। सबसे पहले पचाने का कार्य कौन करते हैं, दांत करते हैं, जो चबाने का कार्य करते हैं भोजन को। उसके बाद जीभ क्या करती है, स्वाद का कार्य करती है। उसके बाद भोजन कहाँ से जाएगा, मुख गुहा से ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली को ओसोफेगस या भोजन वाली नलिका या आहार नलिका भी बोलते हैं। उसके बाद कहाँ पे जाता है, आमाशय में जाता है, पेट में जाता है या उदर भी बोलते हैं। उसके बाद छोटी आंत में, बड़ी आंत में और फिर एनस में या गुदा में जाता है। आज हमने क्या पढ़ा, दूसरे नंबर का हमने ग्रास नली पढ़ा, ओसोफेगस पढ़ा। ये क्या होता है कि ये पाचन में सहायक नहीं होता, ये भोजन को पचाती तो नहीं है। इसका कार्य क्या होता है, भोजन को हमारे पेट तक ले जाने का कार्य होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ये क्या होता है, ये भी एक मस्कुलर ऑर्गन है और ये जो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, पेट, बताई दिया मैंने आपको कि भोजन को पेट तक ले जाने का कार्य होता है। और जो ग्रास नली के थ्रू पेट में जाने वाली जो प्रक्रिया होती है, जो पूरा प्रोसेस होता है, उसे क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, स्टोमक। स्टोमक में क्या होता है कि भोजन को पचने में, जब हमारे पेट में ग्रास नली भोजन को लेके जाती है तो वो 2 घंटे तक ऐसा ही पड़ा रहता है। उसके बाद कौन सी ग्रंथि करती है उसे पचाने का कार्य, जठर ग्रंथि करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड करती है। तो सबसे पहले जब वो जठर ग्रंथि पचाने का, पाचन का कार्य शुरू कर देती है तो सबसे पहले क्या करती है, वो HCl बनाती है। HCl क्या होता है, एक प्रकार का एसिड होता है। और फिर 2 एंजाइम्स बनाती है, कौन कौन से, पेप्सिन और रेनिन। HCl का मुख्य कार्य क्या होता है कि पेप्सिन और रेनिन को एक्टिव करना। जब ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, तो क्या होता है कि इन्हें, पेप्सिन को पेप्सिनोजन बोला जाता है और रेनिन को प्रोरेनिन बोला जाता है। HCl का pH मान कितना होता है, 1.5 से 1.8 के बीच होता है। जब हमें एसिडिटी बनती है, जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो उस समय हमारा HCl का pH मान और ज़्यादा कम हो जाता है, हमारे पेट में जलन हो जाती है, जिसे हम एसिडिटी बोलते हैं। एसिडिटी में हम सबसे पहले क्या लेते हैं, इनो लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि इनो का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, क्षारीय होता है। उसमें क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम, उसमें जो वो पाया जाता, वो क्या पाया जाता है, उसमें इनो में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, जो क्या करता है, एसिड को, एसिडिटी को कम करने में सहायता करता है। और बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम इसमें ले सकते हैं, क्योंकि इसका भी नेचर क्षारीय होता है, बेसिक होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसका सबसे मुख्य HCl का मुख्य कार्य, सब अगर क्वेश्चन आता है, ये HCl का मुख्य कार्य क्या होता है, पेप्सिन और रेनिन को क्या करना, एक्टिव करना। अब पेप्सिन का कार्य क्या होता है, पेप्सिन है, इसे मैं रफ कर देती हूँ, आप इसे करो, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पेप्सिन का कार्य क्या होता है और रेनिन का कार्य क्या होता है। अभी हमने HCl का पढ़ा, ठीक है,
अब हम देखेंगे कि पेप्सिन का कार्य क्या होता है। पेप्सिन जो होता है वो क्या करता है, एक्टिव होने के बाद किसका पाचन करता है, ये यहीं से पेप्सिन, जब ये इनएक्टिव अवस्था में होते हैं तो पेप्सिनोजन कहलाते हैं। यहीं से लिखना शुरू कर देंगे कि जब पेप्सिन एक्टिव हो जाता है, एक्टिव कौन करता है, HCl करता है, और जब ये एक्टिव हो जाता है, एक्टिव होने के बाद इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करना। ठीक है, तो पेप्सिन का मुख्य कार्य क्या होगा, प्रोटीन का पाचन करना, प्रोटीन का पाचन करना। मतलब जो हमारे शरीर में प्रोटीन होते हैं, दालें, सोयाबीन, मीट, जिसमें भी प्रोटीन पाए जाते हैं, उनका पाचन करना किसका कार्य होता है, पेप्सिन का कार्य होता है। और जब ये पाचन कर देता है, जब ये प्रोटीन का पाचन कर देता है तो उसे किस फॉर्म में पहुंचा देता है, उसे पहुंचा देता है पेप्टोन्स की फॉर्म में ले आता है। ठीक है, जब पेप्सिन प्रोटीन का पाचन कर देता है, पचा देता है उसे, तो उसे किस फॉर्म में ले आता है, पेप्टोन्स की फॉर्म में ले आता है। ठीक है, किस फॉर्म में ले आता है, पेप्टोन्स। ये होता है पेप्सिन का कार्य। पेप्सिन का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करना, और पाचन करने के बाद वो प्रोटीन को किस फॉर्म में ले आता है, पेप्सिन पेप्टोन्स की फॉर्म में ले आता है। अब देखते हैं कि रेनिन का मुख्य कार्य क्या होता है। रेनिन जब एक्टिवेट होता है तो उसका काम क्या होता है, यहीं पे नोट डाउन कर लेंगे रेनिन। अगर आपको दिखाई भी नहीं दे रहा तो मैं बोल रही हूँ, आप नोट डाउन करते जाइए मेरे साथ साथ। रेनिन का मुख्य कार्य होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ तो दिखाई देगा ना आपको, रेनिन, यहीं पे हेडिंग डाल लेते हैं रेनिन। रेनिन का मुख्य कार्य क्या होता है, दूध का पाचन करना। ठीक है, पेप्सिन का कार्य तो होता है प्रोटीन का, HCl का कार्य होता है इन दोनों को एक्टिव करना, और प्रोटीन का, पेप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करना। पाचन करने के बाद उसे किस फॉर्म में ले आते हैं, पेप्टोन्स की फॉर्म में। रेनिन का कार्य क्या होता है, रेनिन का कार्य होता है दूध को पाचन करना, दूध का पाचन करना। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, क्वेश्चन आता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कैसीन प्रोटीन होता है। तो ये क्या करता है, रेनिन दूध का पाचन करने का कार्य होता है। दूध का पाचन का कार्य कौन करता है, रेनिन। और जो कैसीन प्रोटीन होता है उसका पाचन करता है, ये जो दूध में कैसीन नामक प्रोटीन होता है उसका पाचन करता है। कौन से प्रोटीन का पाचन करता है, कैसीन का, कैसीन प्रोटीन का पाचन, कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है। जो दूध का सफ़ेद रंग होता है, वाइट कलर होता है, वो किस कारण होता है, वो कैसीन के कारण ही होता है। जो प्रोटीन पाया जाता है दूध में वो किस सफ़ेद रंग किस वजह से होता है, कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। दूध का सफ़ेद रंग कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है, अब भैंस का दूध तो आपने देखा है कि सफ़ेद होता है, उसमें होता है कैसीन प्रोटीन। अब आपने ये भी देखा होगा गाय का दूध थोड़ा हल्के से पीले कलर का होता है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वो किसके कारण होता है। जो गाय का दूध पीले कलर का होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है कैरोटीन के कारण। तो क्वेश्चन अगर आता है कि गाय का दूध पीले कलर का किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण, या उसे क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक साइड कि गाय के दूध का पीला कलर किसके कारण होता है, पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन, या इसे क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन